तो मेरे साथ शमसुल इस्लाम साहब हैं, जितने लोगों को मैं जानता हूं उसमें इस मुद्दे को बौद्धिक रूप से भी, थ्योरेटिकली भी, और चूंकि आर्ट और थिएटर और इन सब से उनका ताल्लुक है, उस दृष्टि से भी, क्योंकि पिक्चर या डॉक्यूमेंट्री इज एन एक्सप्रेशन। और मैं अपने दर्शकों को सिर्फ एक बात बता के फिर मैं शमसुल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस पे अपनी बात रखें कि इस देश में बीबीसी की के जो उसके ऊपर जो लोगों को विश्वास है, इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई और जब उनको मारा गया, तो ये बात लोगों ने बीबीसी से सुनी और उसको विश्वास माना कि हाँ, इंदिरा गांधी की हत्या होगा, और इस तरह के तमाम हुआ है। तो बीबीसी को एक विश्वसनीय स्रोत माना जाता है। शमसुल साहब, मैं इस पे आपसे शुरू में जरा ये समझ लूं कि क्या दिक्कत है अगर हमारे देश में डॉक्यूमेंट्री रिलीज हो जाती है, तो इससे क्या दिक्कत है? आनंद भाई, आपने इतने सारे सवाल एक साथ दौड़ा दिए ना। अब वो बड़ा कितना समय है हम लोगों के पास? वैसे ये प्रोग्राम कितनी देर का है? नहीं, ये 1 घंटे का है। मैं शुरू में चाहूंगा कि आप 10 मिनट में एक अपना ओपनिंग स्टेटमेंट कर लें, और फिर आप 2 बार और मैं आपको वापस फिर आऊंगा 2 बार और उसके तो बाद। मैं जो है असल में 2-3 बातें जो आपने फरमाई, और माफ कीजिएगा कि उसमें मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि जब हम गुजरात में जो कुछ हुआ, हिंसा हुई, उसको रॉयट या दंगा कहते हैं, या सिखों के कत्लेआम को हम दंगा कहते हैं। वो दंगे नहीं थे, वो एक बाकायदा प्लान्ड जेनोसाइड्स, मैसेकेयर थे जी। तो इसको हम कभी भी नहीं भूलना चाहिए। कश्मीर में भी जो वहाँ माइनॉरिटीज के साथ हुआ, हिंदुओं के साथ हुआ, सिखों के साथ हुआ, वो भी कोई राइट्स नहीं थे, वो भी मैसेकेयर थे। इसको हमको बिल्कुल अच्छे तरीके से, यानी एक सफाई की एक मुहिम थी। तो दूसरी बात यह है कि बीबीसी क्या है क्या नहीं है, उस बहस में जाने के बजाय हमने चिट्ठी में क्या लिखा है, पोस्टमैन को ना पकड़ें, उसकी पिटाई ना करें, उसके साथ गाली गलौच ना करें। चिट्ठी क्या है, वो जो लाया है वो क्या सवाल उठा रहा है, उसकी उसकी बात हमको करनी चाहिए। तो इसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि गुजरात से मेरा इसलिए एक बहुत पुराना ताल्लुक है कि जब 1997 में, बल्कि उससे पहले, वो असल में समय नहीं है, कि कुछ ईमानदार पुलिस अफसर थे बड़ौदा के और राजकोट के, जब वहाँ दंगे पहली बार शुरू हुए थे, तो उन्होंने मैं जिस नुक्कड़ नाटक टीम में था, और गुरुशरण सिंह जी जो पंजाब के हैं, उनकी दोनों टीमों को बुलाया था कि मैं तो इंसुलिन देकर हम लोग जिंदा रख सकते हैं शहर को, लेकिन तुम बचाने आओ। तो हम लोगों ने 50 शो हिंदू मुसलमान बस्तियों के अंदर जाकर किए थे, शहरों पर। उनका ये सोच था कि हम इलाज कर सकते हैं, और हम बहुत दिन वहां रहे थे, और काफी कुछ जगह पर पत्थरबाजी भी हुई थी। लेकिन जिस पर मैं आना चाहता हूँ वो ये है कि 1997 में पहली बार गुजरात में क्रिसमस पर ईसाइयों को बहुत सारी जगह क्रिसमस नहीं बनाने दी गई। 1998 में हम अपनी निशान की एक टीम लेकर वहां चले गए, और कम से कम 50 जगह हमने प्रस्तुतियां की, जहां जहां ये सब हो रहा था। एक रिपोर्ट जमा की, और वो रिपोर्ट हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू में छपी। गुजरात इन फायर ऑफ कम्युनल वायलेंस, हिंदुत्व लेबोरेटरी, हिंदुत्व लेबोरेटरी। और ये टर्म उस वक्त से काफी काफी मानी गई। तो वहां पर क्या देखा गया था कि ईसाइयों को नहीं मनाने दिया जा रहा था, ईसाइयों पर हमला था, लेकिन उसी के साथ मुसलमानों पर हमले शुरू हुए थे। और पहली बार मैंने वहां देखा कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये बोर्ड लगा हुआ। पहली बार एक स्वामी विवेकानंद जी का एक कथन, ये कथन कि ये जो है एक मुसलमान और एक ईसाई की संख्या बढ़ती है तो एक राष्ट्र विरोधी बढ़ जाता है, ये सारा बड़े बड़े लगे हुए थे। अच्छा, अब जहां तक छुपाने की बात है, वो सच को छुपाना, मुझे लगता है कि आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा गुरुकुल है, जहां झूठ बोलना, सच को झूठ में बदलना और षड्यंत्र करना सिखाया जाता है। इससे बड़ा कोई गुरुकुल नहीं है। मोदी जी का, आप अभी गुजरात पर आएंगे और गुजरात पर बात करेंगे। एक तो गुजरात की जो ये वीडियो है, जो पहले अगली मंगलवार को आएगी, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स पर आधारित है, वो सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स पर आधारित है। क्योंकि अगर वो नहीं होता तो इंग्लैंड के अंदर इतने भयानक डिफेमेशन कानून हैं, इतने दुनिया में सबसे खतरनाक कानून है कि उनकी हालत खराब हो जाएगी।
वो सारे डॉक्यूमेंटेड है। तो आप ये जरा सा गुजरात कत्लेआम या गुजरात मैसेकर में जाने से पहले मैं आपको कल की एक रपट टाइम्स ऑफ इंडियन एक्सप्रेस में ये जरा सी आई है, ये 8 लाइन में और छोटी सी, इसकी हेडिंग है फोन प्रूफिंग। जो शायद 17 तारीख को जो 350 लोगों की बीजेपी की कार्यकारिणी की मीटिंग हुई है, क्या आप जानते हैं कि उसमें हर आदमी का मोबाइल बाहर रखवा लिया गया था? जिसका मतलब है कि जो सारे मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सबके मोबाइल फोन बाहर थे। और ये फोन बाहर इसलिए रखवाए गए थे कि उसकी कोई भी भनक, कोई रपट उसकी बाहर नहीं आनी चाहिए। अरे भाई, आप दुनिया का सबसे बड़ा हिंदुओं का संगठन चला रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ चला रहे हैं, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं, आपको ऐसी क्या चीज, क्या मुसीबत है आपको कि आपकी कोई बात आपकी बाहर नहीं जानी चाहिए? इसका मतलब है कि आप ट्रांसपेरेंट नहीं होकर आप कुछ छुपाना चाहते हैं। आप नहीं बताना चाहते हैं कि वो अंदर क्या हो रहा है, या अंदर जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर है उन्होंने क्या किसी ने कोई सवाल उठाया, आप इसको नहीं बताना चाह रहे हैं। और मैं वो तो आपको याद ही नहीं दिलाना चाहता हूं कि आपकी डिग्री जो है वो राष्ट्रीय सिक्योरिटी का सवाल है। आपकी डिग्री जो है वो राष्ट्रीय सिक्योरिटी से जुड़ गई है, और आपने जो तमाम डिग्रियां हासिल की हैं वो किसी को बताई नहीं जाएंगी। ये जो, और उसके बाद आप कभी ये नहीं बताएंगे कि पिछले 1 साल के अंदर चीन, जिसने हमारा हजारों किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया हुआ है, दादागिरी कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, कितने लोगों को शहीद किया है। सन 1962 के अंदर हमारे देश के साथ उसने क्या किया था। पिछले 1 साल के अंदर हमने 118.5 खरब रुपए का बिजनेस किया है उसके साथ। मोदी जी के पावर में आने के बाद 300% उसके अंदर हमने बढ़ोतरी की है। हमारा जो पिछले साल का जो सरकारी आंकड़ा है, डेफिसिट जो ट्रेड है वो 100 बिलियन से ज्यादा है, 100 खरब डॉलर से ज्यादा है, रुपए की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये सारे जो मामले हैं, क्या ये देश को जानने नहीं चाहिए? मोदी जी ने खुद नहीं बता देना चाहिए? बच्चियां बैठी हैं इस देश की रेसलर्स, एक तो ज्यादातर हरियाणा से आती हैं। देखिए, सारे सवाल जुड़े हुए हैं। आप सिर्फ गुजरात को लेकर मुसलमान जुड़ जाता है तो उसमें सब चीज पर पर्दा डल सकता है। मैं 1000 दूसरे उदाहरण आपको दे रहा हूं, कि जहां आप सब छुपा रहे हैं, आप सब पर पर्दा डाल रहे हैं और सत्यानाश कर रहे हैं देश का। ये बच्चियां कौन है? ये मुसलमान बच्चियां हैं, ये सिख बच्चियां हैं, ये ईसाई बच्चियां हैं। ये बच्चियां उस प्रांत से आती हैं जिसमें महिला विभाग के पत्रिका का नाम घूंघट है, और उन्होंने देखिए कितनी दीवारें तोड़ी हैं, कितनी 4 दीवारियां तोड़ी हैं, और उसके बाद वो पहलवानों के अखाड़े में आई हैं, और पहलवानों में अखाड़े में जाकर उन्होंने सारी दुनिया में जो किया है, सारी दुनिया के औरतों को, सारी दुनिया के जो अपना जहां पहलवानी होती है उसके अंदर क्या क्या खेल दिखाएं। वो बच्चियां क्या कह रही हैं? वो बच्चियां ये कह रही हैं कि एक बीजेपी का बहुत बाहुबली एक आदमी है, वो हर जो उनका जो वो होता है ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, वो इलाहाबाद में हो रहा है, वो लखनऊ में हो रहा है, उसके घर के पास हो रहा है, वो उसके अंदर घुस आता है, वो बच्चियों को अपने घर पर बुलाता है, उसके लफंगे घूमते रहते हैं। और 2 बच्चियां थी जो डर रही थी, उसके बाद 5 बच्चियां हो गई, विनेश फोगट ने जो बताया, उसके बाद 7 बच्चियां हो गई। और इस देश के होम मिनिस्टर को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। इसके देश के प्रधानमंत्री को उसने एग्जीक्यूटिव कमेटी में कहा कि देश, वो धरती बचाओ और औरत बेटी बचाओ। वो भाषण कर रहा है, वो अमृत काल के अंदर देश को ले जा रहा है। वो जो है क्यों पर्दा डाल रहा है उस पर? उसका काम ही है पर्दा डालना, क्योंकि हमारे देश को वो नरक से भी बुरी जगह पर लेकर जा रहे हैं। और ये सिर्फ मुसलमान और ईसाइयों का सवाल नहीं है। जो ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट आई है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट जो है, क्या सिर्फ ये बता रही है कि मुसलमानों का सत्यानाश हुआ है, ईसाइयों का सत्यानाश हुआ है? सारे देश के लोगों की जो हालत हो रही है, 5% लोगों के पास, सबसे अमीर लोगों के पास 50% है, 1% के पास 26% संपत्ति है। तो आप छुपाने का, क्योंकि आपने हिंदू मुसलमान करते हुए इस देश का जहां पर पहुंचाना है, उसमें
ये जो मामला है गुजरात वाला मामला जो, और गुजरात के मामले को मैं 12 जुलाई को आपको जरा ले जाना चाहता हूं राइटर के साथ, जो मोदी जी ने सबसे पहले एक इंटरव्यू दिया था। 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक बात यह है, मुझे गुरु गोलवालकर ने गुरुम किया है पॉलिटिकल नेता बनाने में। दूसरी बात यह, मेरी पहचान हिंदू राष्ट्रवादी की है। हु आर यू, उसने पूछा। दो जर्नलिस्ट से उन्होंने कहा कि मेरी पहचान है हिंदू राष्ट्रवादी की। उसी दिन इनको डिसमिस कर दिया जाना चाहिए था और इन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए था, कुछ नहीं हुआ। तीसरी बात, वो ये कहते हैं कि कोई आदमी गाड़ी ड्राइव कर रहा है, सॉरी गाड़ी में पीछे बैठा है और पिछले पहिए से एक कुत्ते का पिल्ला मर जाता है, तो गाड़ी में बैठने वाले की क्या गलती है? ये बंदा, ये प्रधानमंत्री जो आरएसएस का ट्रेनिंग है, जो ईमानदारी से बोलते हैं, जो ये कहते हैं कि हमारा तो दावा है, हम मोरालिटी की बहुत बात करते हैं, ये नहीं कह रहा है कि मैं तो ड्राइवर था। ये पीछे कहां बैठे थे? ये तो मुख्यमंत्री थे। ये मुख्यमंत्री थे उस प्रांत के, जो कह रहे हैं मैं पीछे बैठने वाले की क्या जिम्मेदारी है? आप ड्राइवर थे। आप कैसे कह सकते हैं कि आप वहां बैठे थे? और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसको छुपाया गया और बदकिस्मती से जो अपने आप को प्रगतिशील और वो दूसरे लोग ये कहते हैं कि हम इसका भंडाफोड़ करना चाहते हैं, वो भी पता नहीं कहां चूहे के बिल में घुस जाते हैं। इन्होंने एक भाषण किया लीडिंग आईएएस अफसरों के, 100 के करीब जो लीडिंग गुजरात के आईएएस अफसर थे, और कर्मयोगी एक किताब उनको बांटी। वो किताब भी गायब हो गई, ये जो सारा गायब कराते हैं। कर्मयोगी किताब में क्या है कि मैं, उनका भाषण है, मैं लगभग वर्बटम आपको बता रहा हूं और अपनी बात खत्म करूंगा, कि ये जो वाल्मीकि भाई हैं, ये जो हजारों साल से इस काम को कर रहे हैं, ये आखिर क्यों कर रहे हैं? ये समझ में नहीं आता। उसका वजह है, मोदी जी बता रहे हैं कि इनको आध्यात्मिक तौर पर निर्माण मिल रहा है, आध्यात्मिक तौर पर उनको सेल्वेशन मिल रहा है, नहीं तो इसके अलावा कोई दूसरी वजह नहीं है कि वो इस काम को करेंगे। यानी जातिवाद का, शूद्रों के साथ बहुजनों की जिंदगी का इससे बड़ा मजाक। और वो किताब गायब हो गई है, वो किताब गायब है एकदम। अगर राजीव शाह जी के पास वो किताब नहीं होती और वो टाइम्स ऑफ इंडिया में स्टोरी नहीं आती, तो हम नहीं जानते। तो सवाल गुजरात का नहीं है, उन्होंने सारे देश के साथ जो करके रख रहे हैं, उन्होंने किसी को नहीं बख्शना है। सिर्फ हिंदू मुसलमान करके हमने सबसे बड़ा विलास गंगा विलास निकाल दिया है, दुनिया का सबसे बड़ा, हमने दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बना दी है, हमने दुनिया का सबसे बड़ा काम कर दिया है। बस वो करना है उन्होंने। शर्मा, मैं 2 चीजें एक जल्दी से आपसे समझ लूं कि जो मेरी समझ है, मोदी जी का और बीजेपी का जो स्टाइल है, जितना मैंने अब तक समझा है, उन्होंने कहा ना कि मुस्लिम साथ रहें, ठीक से रहें, लेकिन उसमें भी उन्होंने डिवीजन किया है। उन्होंने कहा पसमंदा मुसलमान और बोहरा को जरा आप ठीक करिए, मतलब वहां पे भी एक डिवीजन। ये शायद कोई ऐसी चीज नहीं होती है जिसमें ये डिवाइड एंड रूल का काम ना करें, शायद वो फितरत में है। मैं थोड़ा आपसे एक चीज जो पूछना चाह रहा था, जो मैंने उनसे पूछा और आप शायद उसको बता पाए, क्योंकि ये फिल्म बैन हो गई है, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, ये व्हाट्सएप पे आई, मैंने देख ली है उससे पहले, तो क्या मैंने कोई जुर्म कर दिया है, मैं राष्ट्रद्रोही हो गया हूं, मेरे ऊपर क्या? क्योंकि मैंने तो पहले ही देख लिया भाई, वो तो आ गई थी, मैंने देख लिया, तो मैं किस सजा में मुझे पकड़ा जाएगा? जरा ये आप एक समझा दीजिए, क्योंकि वो कहें। मैं आपको, मेरे प्यारे दोस्त, अभी फौरन आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। हालांकि मैं जिगर भाई को आज पहली बार हम साथ हैं और इतना खूबसूरत नाम है, तो मैं 1-2 बात वहां भी करूंगा। बात यह है कि आप जहां तक सजा की बात है और वो सजा क्या दी जाएगी, तो वो तो किस किस की सजा आप देंगे? मैं लगातार कहता हूं कि विवेकानंद जी आज आ जाएं, विवेकानंद जी आज आ जाएं, जिन्होंने कहा था कि इस्लाम से हमने समता, समानता, मसावत का सबक सीखा, और इस्लाम की बॉडी और वेदांत की आत्मा भारत की मुक्ति है। कितने मिनट लगेंगे उनको लिंच करने में? और लिंच करने वाले मुसलमान नहीं होंगे, कौन होंगे वो भी आप अंदाजा कर लीजिए। मुझे नहीं लगता कि आधा मिनट से ज्यादा लगेगा, उनको जला के मार दिया जाएगा या लिंच कर दिया जाएगा, या तुरंत होगा कि अभी फांसी दो इसको।
तो ये तो हालत है डर के, खौफ की कि आपको क्या सजा दी जा सकती है, तो सजाओं से तो डरते नहीं है। मैं एक दूसरा सवाल, जिगर भाई ने एक बहुत गंभीर सवाल उठाया है, और जिगर भाई की बातचीत से ऐसा लगा कि जैसे ये जो बीबीसी की आई है वीडियो, डॉक्यूमेंट। ये मोदी जी को मदद करने के लिए आई है, इसका मोदी को फायदा होगा। जी ये हमेशा से एक नैरेटिव है हमारे देश में कि मोदी, यार गुजरात के बारे में, यानी मुसलमानों पे हिंसा के बारे में बात मत करो, मुसलमानों पर हिंसा के बारे में बात करोगे तो हिंदू पक्ष मजबूत हो जाएगा। बहुत बहुत खूब जनाब, यानी ये जो आर्गुमेंट है, मैं एक मिनट के लिए मान रहा हूं कि ये बिल्कुल सच है भाई। इसको अंतिम स्टेज तक आने दीजिए, जो कुछ होना है होने दीजिए। यानी अगर आप ये सोच रहे हैं कोई आपका नासूर, आपका कैंसर आपको इसलिए छुपाए रहेंगे, इसलिए करते रहेंगे क्योंकि इससे जो है, इससे हमारा भद्दा चेहरा पता लग जाएगा और फला आदमी जीत जाएगा, तो मुझे लगता है कि उसको एक बार हमने होने देना चाहिए। और ये इसको 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 इससे बिल्कुल नहीं डरना चाहिए कि वो, यानी किसी भी सवाल में आप मुसलमान इशू ले आइए तो उसके बाद कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है। अब इसका क्या करोगे आप? ये जो बच्चियां, जवान बच्चियां जो बैठी हैं कि एक हिंदू धर्म का ठेकेदार और ये सब जो है वो कर, आप क्या कह रहे हैं कि ये, क्या हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस देश के अंदर हिंदू जो है सारे बिक चुके हैं? क्या सारे, ये भगत सिंह का देश नहीं है, ये अशफाक उल्लाह राम प्रसाद बिस्मिल की नहीं है? ये गुजरात के अंदर लोग कैसे मिलकर साथ रहे हैं, कैसे साथ जिए, ये उनका देश नहीं है? और मोदी साहब गुजरात के उस पर जीतते रहेंगे। और एक बात मैं, और जो मैं, बहुत शुक्रिया रविकांत भाई आपने बताया, मैं ये सिर्फ जोड़ना चाहता हूं, इस देश के अंदर आरक्षण के खिलाफ सबसे पहले आंदोलन गुजरात में शुरू हुआ, 2 पुलिस वालों की हत्या की गई। ये जो सारे देश में आरक्षण विरोधी आंदोलन है ना, नाली की ईंट चौबारे पर नहीं लगेगी, ये गुजरात से शुरू होता है। ये गुजरात का, गुजरात इस वजह से भी आरएसएस का गढ़ बना है क्योंकि वहां पर अहमदाबाद के जो दंगे हुए और उसके बाद बहुत सावरकर साहब का जो सब, जब वो हिंदू महासभा को टेक ओवर करते हैं, सबसे ज्यादा क्रिमिनल, एंटी नेशनल, एंटी ह्यूमन भाषण उनका वहां पर है कि हिंदू और मुसलमान 2 कौमें हैं और ये आपस में एंटागोनिस्टिक नेशन है, दोनों लड़ते हुए। वहां एक बड़ा मजबूत उनका वो है। अच्छा, एक और अनुराग केशव का आपने कल का बयान पर गौर करिए। अनुराग केशव ये कह रहे हैं मोदी जी से, मोदी जी अब आप जो भाईचारा करो, ये करो, समझ लो, बहुत देर हो चुकी। और उनके शब्द तो नहीं है, लेकिन आपने जो लफंगे और गुंडे पैदा किए हैं वो अब इतना आगे बढ़ गए हैं कि वो अब किसी के कंट्रोल में आने वाले नहीं है। यानी ये बिल्कुल आपने एक जिन छोड़ दिया है, जैसे वो खालिस्तानी, उसको जिन को इंदिरा गांधी ने छोड़ दिया था, उनसे मतलब उसको पैदा कर दिया था। उसके बाद जिन आपके कहने से नहीं जाएगा अंदर, जिन वो कभी नहीं जाएगा। और मोदी जी कितने महान हो जाएं किसी के लिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस आदमी ने भारत के प्रधानमंत्री का पद इतना बौना कर दिया है कि कल ये बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव के अंदर, कैंपेन के अंदर थे। आपने कभी सुना है प्रधानमंत्री किसी म्युनिसिपल कमेटी के चुनाव के अंदर गया हो और कह रहा है कि मैं 3 इंजन बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में, अब 3 इंजन काम करेंगे? आपने कभी कहां देश को ले गए हो? सारे मुसलमानों को खत्म कर दो, सारे मुसलमानों को यहां से कर दो, उसके बाद भी ये वाला हिंदू राष्ट्र बनाओगे तुम? जो ये बच्चियां बैठी हैं, जो हल्द्वानी के अंदर जो बच्ची आरएसएस के लोगों ने उनसे जुड़ा हुआ जो आरामगाह बनाई थी, उसमें एक बच्ची से स्पेशल आपने मसाज कराना था और वो नाम आप नहीं बता रहे हैं। आप ये जोशीमठ को जो डुबो रहे हैं आपने सारा का सारा ठेकेदारों के हवाला कर दिया, सारे हिंदू धर्म के सारे मुख्य जगह के। हमने वहां, आपने जिसको तपस्या कहते थे, आपने उसको टूरिज्म कर दिया। आप हेलीकॉप्टर से पहुंच जाइए, आप ये रोपवे से पहुंच जाइए, आप इससे पहुंच जाइए, आप उससे पहुंच जाइए। अगर सचमुच में, मैं ये सवाल पाकिस्तानी शासकों से हमेशा पूछता हूं कि तुम्हारा पाकिस्तान जो तुमने बनाया था, तुमने पाकिस्तान यही बनाया था कि 90% औरतें जो जेल के अंदर बंद होंगी, मुसलमान औरतें, वो हदूद कानून के तहत बंद होंगी?
कि वो पत्नी का खाना गर्म नहीं किया, रोटी ताजी नहीं बनाई, रात को उसके कहने पे सोई नहीं उसके साथ, तो कहेगी तूने अपने मुसलमान मर्द की तूने मुखालफत कर दी और उसके बाद तेरे पे तू मोहम्मद साहब की तूने बेइज्जती कर दी और मुकदमा। वहां सबसे ईमानदार एक आदमी था, एडी, वहां का एक बड़ा सोशल वर्क का ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मौलाना पूरा दाढ़ी वाले, वो जो वहां की यूनियन थी वो अपना लफंगे कुछ थे, अपना जुमे के नाम पे वो काम वाम नहीं करते थे, तो उन्होंने कहा कि ये जुमे की नमाज जो है तुम ये तमाम वो कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो उन्होंने पे मुकदमा किया कि इन्होंने इस्लाम के खिलाफ, जुमे की नमाज के खिलाफ कर दिया। तो आपने अगर ये देश बनाना है, पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चलना है, तो साफ करो। लेकिन क्या तुम ये बच्चियां जो हैं इनको बता पाओगे? क्या वो अंकिता जो बच्ची है उसको बता पाओगे? क्या ये जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर था हरियाणा का, जहां बीजेपी आरएसएस से सीनियर लोग चलाते हैं, संदीप सिंह, उसको कोच ने कहा, हिंदू कोच ने कहा कि मेरे साथ इसने ये किया है, उसके बाद आपने उसको एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर लेके एफआईआर है उस पर, जिस पर तुरंत गिरफ्तारी होती है। तो ये हिंदू सपना है आपका, ये हिंदू राष्ट्र है? तो आने दीजिए, मोदी जी को करने दीजिए। अगर मोदी जी को गुजरात के सवाल उठाने पे फायदा मिलेगा, मैं कहता हूं ऐसे 5-10 और मोदी हो जाए तो बाहर से किसी दुश्मन की जरूरत ही नहीं इस देश को खत्म करने के लिए। ठीक है शमशेर साहब, मैं एक, क्योंकि खत्म करना है, मैं आप समेट रहा हूं, एक चीज जरा आप पूछ लें, जो जिगर साहब कह रहे हैं, और ये बहुत से देश के बहुत से लोगों को ये डर लगता है कि ये हिंदू मुस्लिम मूल रूप से चुनावी हथकंडा है जिसकी वजह से करते हैं। लेकिन परसों वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा यहां 98%, 98% हिंदू हैं हिमाचल प्रदेश में, और यहां नहीं चला भाई। यहां अगर आप हिंदू इतना वो है और हिंदू एक है, तो यहां बीजेपी अगर हिंदुओं की पार्टी है तो उसको जीतना चाहिए था। तो मैं बात आपसे ये इसलिए कह रहा हूं कि वो 2019 में मेरा ऐसा मानना है कि ये हिंदू मुस्लिम चल नहीं रहा था। उस समय उनको पुलवामा बालाकोट लाना पड़ा, राष्ट्र प्रेम लाना पड़ा, वो अब ये पुराना हो गया, लोग अब पीपल कैन सी थ्रू इट। मैं एक छोटा सा प्रश्न आपसे ये कर लूं, मैंने वो पिक्चर व्हाट्सएप पे देख ली है और बैन होने से पहले देख ली भाई, अब इसलिए मैं पहले बार बार इसका डिस्क्लेमर। जी, अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिएगा। अच्छा, कहां से होगा भाई ये? हो गया हो गया हो गया हो गया। हाँ। वो टेक्नोलॉजी में आप कुछ बैन नहीं कर सकते आज जी नहीं, मैं भाई मैं डिस्क्लेमर के साथ, लेकिन उसमें एक नई चीज पता लगी जिसपे एक मैं आपका एक रिएक्शन उसमें भी चाहूंगा। अगर वो सही है, मुझे वो पता नहीं था, उसमें बताया गया है कि हमारे मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो यूके भी गए थे, और जब वो यूके जाते हैं तो यूके में कुछ लोग चले जाते हैं कोर्ट की, इस आदमी को ये गुजरात दंगों का वो है और इन्हीं के सरपरस्ती में ये मारकाट हुई थी और इनको गिरफ्तार करो, और वहां की कोर्ट में जब केस चल रहा होता है तो ये धीरे से वापस हिंदुस्तान आ जाते हैं। ये उसमें मुझे आज तक ये चीज पता नहीं थी। तो क्या ये सब डर है कि डॉक्यूमेंट्री आ जाएगी तो इस तरह की बातें भी पब्लिक डोमेन में आ जाएगी? भाई साहब, आनंद भाई साहब, मैं सोचता हूं कि ये बीबीसी का जो है, इसको भी जरा मोदी के व्यक्तित्व से बाहर आके हमने देखना चाहिए। ये मोदी का नहीं है, ये गुजरात और भारत का सवाल है। ये एक बात समझने बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मोदी चाहते हैं कि उनका एक माइक्रो देखकर उस पर सब पूरा बना ले। हम कह रहे हैं कि हम आपका पूरा मैक्रो देखना चाहते हैं। और अगर कोई साथी ये कह रहे हैं कि इस देश के लोग बेवकूफ हैं, जाहिल है, गवार हैं, वो इसको कुछ नहीं समझते हैं, मैं इसको मानता नहीं हूं। गुजरात में उनके टिकने की वजह दो वजह हैं। एक तो यह है कि गुजरात और उड़ीसा दो ऐसे राज्य हैं जहां ऊंची जातियों के पास आर्थिक शक्ति भी है, दूसरे राज्यों के अंदर वो स्थिति नहीं है। दूसरी बात यह है, पाकिस्तान में इस्लामिज्म नहीं चल पाया, इस्लामिस्ट प्रोजेक्ट नहीं चल पाया। भारत के अंदर हिंदुत्व प्रोजेक्ट चल रहा है क्योंकि यहां दो बड़े कॉरपोरेट घराने उसके फाइनेंसर हैं। इसको नहीं समझा जाएगा, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के तौर पे तो आप नहीं समझ सकते हैं। वो अडानी अंबानी की जो फाइनेंसिंग है और वो सारा है। क्या आपने ये जो केपलर, जो ऑयल का दुनिया का एक सबसे बड़ा स्टडी करने वाला ग्रुप है, क्या आप जानते हैं कि पिछले
6 महीने के अंदर अडानी अंबानी ने दुनिया के सबसे ज्यादा रूस से तेल खरीद रहे हैं और उनको 10% कम पर मिल रहा है, और वो 10 लाख रुपए डॉलर पर क्या जहाज होता है जो बड़ा जो होता है, टैंकर जो होता है, उसके अंदर उनको बचत हो रही है। क्या हम इस बात को जानते हैं? पर मैं अपनी जो बात रखना चाहता हूं वो रखकर जल्दी से खत्म करूंगा। मेरा ये मानना है मैक्रो लेवल पर कि जो भी धर्म की राजनीति करते हैं, जो घृणा की राजनीति करते हैं, चाहे वो इस्लामिस्ट हों या ये हिंदुत्ववादी हों, ये बुनियादी तौर पर ये गलीज लोग होते हैं, गंदे लोग होते हैं, घटिया लोग होते हैं। और इसका उदाहरण अगर आप हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स में आप जानना चाहते हैं, आप बल्लाज मधोक का नाम हमने सुना है ना? जी जी। बल्लाज मधोक की जीवनी है मेरे पास। बल्लाज मधोक ने किताब लिखी है कि कैसे किन लोगों ने दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या कराई थी, और वो कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी और नाना देशमुख ने कराई थी। वो क्या बता रहे हैं कि जो दिल्ली के अंदर बीजेपी जंक्शन का दफ्तर था, उसमें बड़े बड़े नेता जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने, उन्होंने वो लड़कीबाजी का अड्डा बनाया हुआ था। तो ये बोल रहे हैं, ये किताब में बोल रहे हैं अपनी जीवनी के अंदर बल्लाज मधोक, कि मैं इसको लेके चला गया इनके पास, गोलवलकर के पास, कि ये अड्डा बनाया हुआ है और आप इसका कुछ करिए नहीं तो हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। गोलवलकर का जो जवाब था, उसमें वो जवाब मिल जाएगा जो रविकांत भाई भी कह रहे थे कि वो क्यों नहीं बोले, क्या नहीं सोचते हैं, नहीं सोचते हैं। मेरी बातें सुनकर कुछ समय के लिए मौन रहने के बाद वे बोले, वे यानी गोलवलकर था। हाँ, मुझे भी इन लोगों की चारित्रिक कमजोरियों की जानकारी है, परंतु मुझे संगठन चलाना है, सबको साथ लेकर चलना है, इसीलिए शिव की तरह रोज जहर पीता हूं। और फिर मुझे सलाह दी कि जनसंघ के सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते तुम भी ऐसा ही करो और सबको साथ लेकर चलने का प्रयत्न करो। आप असल में जब आप धार्मिक राजनीति कर रहे होते हैं, तो आप किसी का कितना बड़ा नाम लेते रहें, आप दिमागी तौर पे बीमार हो जाते हैं, और दिमागी तौर पे बीमार होने पर आप सारे लफंगे गुंडे जमा करते हैं अपने आसपास में, सारे वो जमा करते हैं। ये इस्लामिस्ट ने किया। बांग्लादेश में जब वो संघर्ष चल रहा था, मैं, क्योंकि मेरे पास सारा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स हैं कि पाकिस्तानी सैनिक मुसलमान औरत को पकड़ते थे, तस्लीमा नसरीन की सगी खाला को पकड़कर उन्होंने रेप किया और कहा तुम तो पाकिस्तानी हो गए हो, तुम तो हिंदू हो गए हो, लेकिन तुम्हारे पेट में हमने बच्चा पाकिस्तान मुसलमान रख दिया है। ये वो कौम है, ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं। आप सोचते हैं कि उनसे अलग हैं ये? इन्होंने क्या नहीं किया, पेट में बच्चा काट के, और जिना यानी जो प्रेग्नेंट है उनको मारा, क्या क्या नहीं किया, बलात्कार क्या नहीं किया। 84 के अंदर कितना सिख औरतों के साथ बलात्कार हुआ, 1992 में, 2002 के अंदर जो हुआ। ये अगर आप मैक्रो लेवल पर इनको हिंदुत्व को नहीं जानेंगे, आप इस्लामिस्ट को नहीं जानेंगे, और इसको पढ़िए, ये किताब बैन होने से पहले इसको पढ़ लीजिए। बल्लाज मधोक ये मरे प्रचारक के तौर पर, और आरएसएस के लोगों ने इनकी मौत पर, आरएसएस के प्रमुख ने एक बड़ा जबरदस्त, के ये सारी जिंदगी भर प्रचारक रहा,